आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आपके परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में। तो इससे जुड़े हुए जो भी तथ्य हैं वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसकी स्थापना किसने की, प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कहां पर स्थापना हुई, ये सारा कुछ जो है परीक्षाओं में पूछा जाता है, जो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, या फिर जैसा कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। मतलब कि इसकी स्थापना एक अंग्रेज ने की थी ना, एओ ह्यूम, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। तो ऐसा कहते हैं कि ये जो है लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। ये चीजें भी हो सकता है कि ये जो है अंग्रेजों के ही दिमाग की उपज रही होगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, लेकिन इसको आकस्मिक घटना तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय जो पढ़े लिखे शिक्षित भारतीय थे, बुद्धिजीवी वर्ग था, वो इस समय तक एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की आवश्यकता को महसूस कर रहे थे। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से अलग अलग समय में, अलग अलग स्थान में, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग संगठनों संस्थाओं का गठन किया गया था, और उन संगठनों संस्थाओं के माध्यम से लोग जो है अपनी मांगों को अंग्रेजों के समक्ष रखते थे। लेकिन वो जो है बिखरे हुए थे, अलग अलग थे, कोई मद्रास में था, कोई बंगाल में था, कोई बंबई में था, अलग अलग स्थानों में था। तो इस समय तक 1885 आते आते भारतीयों को एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की आवश्यकता महसूस होने लगी थी, और वो कहां जाकर के पूरा हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रूप में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में जो सबसे पहला प्रयास था, एओ ह्यूम, इनका नाम आप लोगों को याद रखना है, एओ ह्यूम। ये नाम, इनका जो पूरा नाम है एओ ह्यूम का, एलन, ध्यान रखेंगे पूछा जाता है इनका पूरा नाम भी, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये इनका पूरा नाम है। शॉर्ट में इनको क्या बोला जाता है? एओ ह्यूम, लेकिन पूरा नाम भी आपको ध्यान में रखना है एओ ह्यूम का। तो एओ ह्यूम ने 1 मार्च 1883 को एओ ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक पत्र लिखा। किनको? कलकत्ता विश्वविद्यालय, कलकत्ता में जो यूनिवर्सिटी था उसके स्नातक के छात्र को, जो वहां ग्रेजुएट कर रहे थे, उन छात्रों के नाम एक संदेश लिखते हैं, और उस संदेश में ये कहते हैं कि भाई आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आगे चल करके आप विद्वान बनोगे। तो ये बोलते हैं कि एक विद्वान व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा गुण है, बहुत सारा ज्ञान है, अगर वो अकेला रहेगा, अलग थलग रहेगा, तो उसके ज्ञान का कोई भी मतलब नहीं है, व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। लेकिन वहीं पर वो व्यक्ति अपने जैसे लोगों के साथ मिल करके रहेगा, मतलब कि बहुत सारे ज्ञानी लोग जो है एक साथ मिल करके रहेंगे तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज जो है उस पत्र में लिखा था, और इस पत्र से जो कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो स्नातक के विद्यार्थी थे वो काफी प्रभावित होते हैं, और बाद में फिर वो लोग जब कांग्रेस की स्थापना होती है तो इससे फिर जुड़ते चले जाते हैं। तो देखिएगा, इनका कहने का ये मतलब था कि जो ज्ञानी लोग, मतलब उस समय 1880-85 उसके पहले तक भारत में छोटे छोटे अलग अलग स्थानों पर राजनीतिक संगठन स्थापित हो रहे थे जो कि अलग थलग थे। तो एओ ह्यूम का कहना यह था कि आप जो है अलग अलग अपने अपने क्षेत्रों में संगठन स्थापित करोगे, थोड़े थोड़े से लोगों को लेकर के, वो बेकार है, उसका कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग एकजुट हो जाते हो, सब आपस में मिल जाते हो, तो एक एक ज्ञानी लोग, मतलब सब ज्ञानी लोग मिल जाओगे एक संस्था, एक संगठन के नीचे, तो आप लोग बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हो। ये चीज जो है एओ ह्यूम ने 1 मार्च 1883 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातक के छात्रों को लिखे पत्र में कहा था, और इसका जो है अच्छा प्रभाव भी पड़ा था। इसके बाद देखिएगा, इस
इस अपील का मतलब जो एओ ह्यूम के अपील का शिक्षित भारतीयों पर अच्छा प्रभाव पड़ा। मतलब जो छात्र थे उन पर तो प्रभाव पड़ा ही पड़ा, साथ ही साथ जो उस समय के जो दूसरे शिक्षित भारतीय थे, क्योंकि ये जो पत्र था उस समय के समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ होगा, तो जो दूसरे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे वो भी इससे काफी ज्यादा प्रभावित हुए और अब उनके मन में भी ये विचार पनपने लगा कि अब जो है समय आ गया है कि हमको राष्ट्रीय स्तर पर एकत्र होना पड़ेगा। नहीं तो अभी तक क्या हो रहा था, बंबई में बंबई के लिए कोई संगठन स्थापित हो रहा था, बंगाल में बंगाल के लिए स्थापित हो रहा था, मद्रास में मद्रास के लिए स्थापित हो रहा था, कोई ऐसा बड़े लेवल का संगठन अभी तक नहीं था। तो अब जो है एओ ह्यूम के इस पत्र के कारण जो शिक्षित जो पढ़े लिखे भारतीय थे उनके मन में यह आता है कि हाँ भाई अब हमको भी एक बड़े लेवल का राष्ट्रीय स्तर के संगठन की आवश्यकता है, ये इनको अनुभव होता है। अब देखिएगा इस दिशा में पहला कदम 1884 में उठाया गया। कब? 1884 में अडयार, मद्रास के पास एक स्थान है अडयार मद्रास। तो यहां क्या हुआ, मद्रास में 1884 में थियोसोफिकल सोसाइटी का वार्षिक अधिवेशन हुआ। जो थियोसोफिकल सोसाइटी था ना, अधिवेशन नहीं बैठक, थियोसोफिकल सोसाइटी का वार्षिक बैठक यहां बुलाया गया, या उसको अधिवेशन भी बोला जा सकता है। क्या? थियोसोफिकल सोसाइटी के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है जिससे एनी बेसेंट जी जुड़ी हुई थी। तो 1884 में मद्रास के अडयार में थियोसोफिकल सोसाइटी की बैठक होती है और इस बैठक में ना एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये शामिल होते हैं। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी वो भी यहां शामिल होते हैं, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी भी यहां पर शामिल होते हैं। और इस थियोसोफिकल सोसाइटी की जो बैठक होती है यहां पर फिर ये लोग विचार विमर्श करते हैं कि भाई एक ऐसी संगठन स्थापित की जाए जो कि राष्ट्रीय स्तर का हो और वो जो है देश के सभी लोगों का नेतृत्व करता हो। इस तरह की एक संस्था हमारे द्वारा बनाई जानी चाहिए। तो इस तरह से इस बैठक में चर्चा होती है और इसके परिणाम स्वरूप इसी के बाद मतलब ये जो बैठक होती है इसके परिणाम स्वरूप इंडियन नेशनल यूनियन नामक संस्था की स्थापना होती है। इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में इसकी स्थापना होती है। इंडियन नेशनल यूनियन इसकी स्थापना होती है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय संघ या भारतीय राष्ट्र संघ। तो इसकी स्थापना होती है ये जो थियोसोफिकल सोसाइटी है उसकी बैठक के बाद, और ये जो है पहला राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन था, इंडियन नेशनल यूनियन। ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा जो एओ ह्यूम है ना, एओ ह्यूम वो इसी बीच भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड डफरिन से मिलता है। इस समय 1884 में लॉर्ड रिपन का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और भारत का वायसराय बनकर के आता है लॉर्ड डफरिन। ध्यान रखेंगे, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो लॉर्ड डफरिन, तो एओ ह्यूम एक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये जो है 1884 में लॉर्ड डफरिन से मिलता है और लॉर्ड डफरिन उसके मन में भी ये इच्छा थी कि जो भारतीय हैं जो कि काफी सारी मांगे कर रहे हैं इस समय, लॉर्ड रिपन के समय में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को हटाया गया, फैक्ट्री अधिनियम आया, उसके बाद क्या था हंटर आयोग आया। तो भारतीय जो है काफी कुछ मांग करते थे, डिमांड करते थे, अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग तरह की मांगे उठती थी और कई बार तो वो लोग गुप्त रूप से भी काम किया करते थे। तो डफरिन को ये लगा, डफरिन ने ये महसूस किया कि जो भारतीय हैं उनके पास कोई राष्ट्रीय स्तर का संगठन होना चाहिए जिससे भारतीय लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो उस संगठन से जुड़े और उनको जो भी मांग करना है भारत की समस्याओं को लेकर के जो भी मांग करना है वो उस संगठन के माध्यम से करे, न कि वो अलग अलग करे, कोई अलग करेगा कोई अलग करेगा, इससे जो है अंग्रेजों के लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये डफरिन चाहता था कि कोई ऐसी संस्था बने, गठित हो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी कोई संस्था, ताकि लोग उससे जुड़े तो लोगों की थोड़ी सी संतुष्टि हो कि भाई हमारी मांगों को सुना जा रहा है। इस तरह से
नहीं तो लोग जो है हथियार लेकर के इनके ऊपर चढ़ जाएंगे कि भाई हमको अधिकार दो, हमको अधिकार दो। तो इस तरह का संगठन होगा तो उसके तहत क्या होगा, संगठन में पहले बैठक होगा कि भाई हमको ये वाली समस्या के लिए अंग्रेजों से आवेदन पत्र लिखना होगा, अंग्रेजों को ये वाली हमारी जो समस्या है वो सुननी होगी, आवेदन पत्र प्रतिवेदन ये सब लिख के भेजेंगे सरकार के पास। तो वो जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से चलेगा। और किसी भी संगठन का अपना अलग से संविधान होता है, नियम कानून होता है, उनको उसी के हिसाब से चलना पड़ता है। तो ये सारा चीज जो है डफरिन जानता था। तो डफरिन ने यह महसूस किया कि भारत में आगे चल करके, क्योंकि उस समय काफी कुछ हो रहा था, क्योंकि जो लॉर्ड लिटन उसके समय में क्या हुआ था, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, अकाल पड़ा था भयंकर, दिल्ली दरबार शस्त्र अधिनियम, तो उन सब चीजों से भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ काफी रोष व्याप्त हो रहा था। तो अंग्रेजों को भय था कि ये जो गुस्सा है, ये जो रोष है, आगे विस्फोटित ना हो जाए। इसको रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि भारतीयों को कोई राष्ट्र स्तर का संगठन बनाने दिया जाए या फिर बना करके दिया जाए, जिसके माध्यम से भारतीय अपनी मांगों को रखें और वो थोड़े से संतुष्ट हो जाएं कि भाई हाँ, हमारी मांगों को सरकार सुन रही है। और एक दो मांगे लोग पूरी भी कर लेते थे तो इससे जो है वो और संतुष्ट हो जाते थे। तो डफरिन चाहता था कि ऐसी संस्था का गठन हो। तो एओ ह्यूम जो है लॉर्ड डफरिन से मिलता है और डफरिन बताता होगा कि भाई ऐसा करो। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है ना, तो सरकार की तरफ से कोई रोक टोक नहीं किया जाता है, ध्यान रखना, कोई रोक टोक नहीं किया जाता है। तो डफरिन से मिलता है एओ ह्यूम और उसके बाद वो फिर इंग्लैंड चला जाता है। कहां चला जाता है? इंग्लैंड। और वहां पर भारतीयों की समस्या के संबंध में वहां का जो संसद है उन लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करता है। और भारत की समस्याओं को इंग्लैंड के संसद के सदस्य समझे, उसको जाने, इसके लिए ये जो एओ ह्यूम था इसने इंग्लैंड में ना भारतीय संसदीय समिति का गठन किया था। ध्यान रखना, इंग्लैंड में भारतीय संसदीय समिति, भारतीय संसदीय समिति का गठन किया गया था। किसके द्वारा? एओ ह्यूम के द्वारा, ताकि ब्रिटेन के संसद के सदस्य भारतीय समस्याओं के तरफ रुचि दिखा सके और इन समस्याओं को दूर करने की कोशिश कर सके। अब जो है इंग्लैंड से एओ ह्यूम भारत वापस आ जाते हैं और भारत आने के बाद वो लोग जो है ये जो इंडियन नेशनल यूनियन है, इंडियन नेशनल यूनियन, इसकी एक मीटिंग करते हैं। इंडियन नेशनल यूनियन के जो सदस्य हैं वो लोग एक छोटा सा मीटिंग करते हैं 1885 में। और मीटिंग में ये तय करते हैं कि 28 दिसंबर 1885 को पूना में एक अधिवेशन किया जाएगा और इसी अधिवेशन में फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होना, ये सब चीज जो है तय होता है। कब? 28 दिसंबर 1885 के दिन जो है ये लोग पूना में एक सम्मेलन आयोजित करेंगे, ये तय करते हैं इंडियन नेशनल यूनियन की बैठक में। अब देखिएगा क्या होता है, दिन तय हो गया, तारीख तय हो गया और कौन कौन से लोग आएंगे, क्या क्या करना है, सब कुछ तय हो गया। लेकिन होता क्या है, सॉरी, ये जो पूना है ना, आज का जो पुणे, तो ये जो पूना है जहां पर पेशवा भी रहा करते थे और छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने पिता से पूना की जागीर प्राप्त हुई थी ना, वही पूना। तो पूना में क्या होता है, 1885 दिसंबर 1885 की स्थिति में यहां पर हैजा फैल जाता है। इसी कारण से यहां पर जो है मीटिंग कैंसिल हो जाती है। लेकिन इसको कैंसिल नहीं किया जाता है, बस स्थान बदला जाता है, तिथि वही रहता है, सब कुछ वही रहता है, बस स्थान बदला जाता है। स्थान कहां लाया जाता है? बंबई। बंबई में भी कहां पर? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। में अपना मार्कर चेंज कर लेता हूं, अब दूसरा यूज करते हैं, उसमें इंक थोड़ा सा कम हो गया। तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, यहां पर जो है सम्मेलन तय किया जाता है। एक और चीज याद रखेंगे, ग्वालियर टैंक।
ये मैदान है ग्वालियर टैंक, तो उसी के निकट ये जो है महाविद्यालय है। तो यहाँ पर जो है सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जो पहले कहाँ होना था, पूना में, काफी बार पूछा गया है। हैजा फैलने के कारण वहां स्थगित किया गया। तो 28 दिसंबर 1885 को बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इस सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। और यहीं पर इंडियन नेशनल यूनियन, जो मैंने पीछे बताया ना, भारतीय राष्ट्र संघ, उसका नाम बदल करके उसको किया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये किसने दिया था ये नाम, तो दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखेंगे, इन्होंने ये नाम दिया था, दादा भाई नौरोजी। और इस संगठन के संस्थापक के रूप में किसका नाम आप लोगों को याद रखना है, तो एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, वही एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, तो वो जो है इसका संस्थापक था। और ये जो प्रथम अधिवेशन हुआ, जो प्रथम सम्मेलन हुआ 28 दिसंबर 1885 को, इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, कई बार WC बनर्जी भी लिखा जाता है। तो इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था यह भी पूछा जाता है। तो टोटल 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। कितने सदस्य थे, 72 सदस्य। अब ये जो 72 सदस्य थे देश के अलग अलग प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे। अब चूंकि ये जो बंबई में हुआ था, ये वाला अधिवेशन, सम्मेलन, प्रथम अधिवेशन बोलेंगे इसको, तो बंबई में हुआ था। तो बंबई से बहुत सारे लोग आए थे, बंबई से बहुत सारे लोग आए थे। बंबई नगर भी था, बंबई जो नगर है ना आज के समय में, जो मुंबई है, बॉम्बे है, वही बंबई है। ये नगर भी हुआ करता था और साथ ही साथ प्रांत भी। इसके अंतर्गत ना गुजरात का बहुत सारा भाग आता था, महाराष्ट्र का बहुत सारा भाग आता था, वो पूरा मिलकर के बंबई प्रांत कहलाता था। तो उस पूरे बंबई प्रांत से, नॉट बंबई नगर, बंबई शहर नहीं, पूरे बंबई प्रांत से, गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक का बहुत बड़ा एरिया, वहां से ना 38 लोग शामिल हुए थे। कितने लोग, 38, क्योंकि ये बंबई में हो रहा था तो पास था तो जल्दी पहुंच जाएंगे। उसके बाद मद्रास, मद्रास ध्यान रखना है, 21 लोग यहां से शामिल हुए थे। मद्रास से 21 लोग शामिल हुए थे। संयुक्त प्रांत, आज का जो उत्तर प्रदेश है ना, उसको संयुक्त प्रांत कहा जाता था। पहले इसको बोला जाता था पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत, बाद में संयुक्त प्रांत कर दिया गया। यहां से 7 लोग आए हुए थे, संयुक्त प्रांत से 7 लोग। बंगाल, चूंकि बंगाल जो है बंबई से काफी दूर है, ऐसा आप लोग समझ सकते हो, यहां से मात्र 3 लोग आए हुए थे। उसके बाद पंजाब, पंजाब भी थोड़ी दूरी पर है तो इसीलिए यहां से भी कम लोग आए थे, ऐसे आप लोग याद रखिएगा। तो पंजाब से भी कितने, 3 लोग, तो इसको आप लोग टोटल करेंगे तो 72 लोग। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की थी, एओ ह्यूम इसके संस्थापक थे। और नाम किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी। तो पहले इसका नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन। काफी बार पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहले कौन सी संस्था के रूप में जानी जाती थी, तो इंडियन नेशनल यूनियन या भारतीय राष्ट्रीय संघ। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अच्छा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनका नाम याद रखिएगा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण संस्थापक सदस्यों में से एक थे, जो कि बंगाल के थे, लेकिन उनको वहां पर अपनी संस्था के संबंध में कुछ काम था तो वो जो है बंबई नहीं पहुंच पाए थे। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान में रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में। अब हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन बुलाया गया। अच्छा, ये 3 दिन तक चला था, 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर 1885 तक ये चीज चला था। 3 दिन, ध्यान रखना, 3 दिन का ये कार्यक्रम था। अब जो है हो गया, सम्मेलन हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गया। इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य साफ था कि जो भारतीय हैं, राष्ट्रवादी भारतीय जो बिखरे हुए हैं, वो सब एकजुट हों और अपने देश के विकास के लिए कार्य करें और राजनीतिक हित, राष्ट्र हित से जुड़ी हुई मांगे अंग्रेजों के समक्ष रखें। तो ये इसका उद्देश्य था, सामान्य सा उद्देश्य। शुरू में ऐसा नहीं था कि हमको अंग्रेजों से आजादी चाहिए, वैसा टाइप का उद्देश्य नहीं था, वो बाद में सम्मिलित होता है। शुरुआत में ये छोटी छोटी चीजें डिमांड करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये जो प्रथम सम्मेलन बुलाया गया था, अच्छा हम लोग पहले थोड़ा सा एओ ह्यूम के बारे में बता देता हूं आप लोगों को, उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रस्ताव वगैरह। तो एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, तो ये जो है स्कॉटलैंड का था। कहां का था, स्कॉटलैंड का था, जो कि एक यूरोपीय देश है, स्कॉटलैंड।
जो कि इंग्लैंड के अधिकार में था, स्कॉटलैंड, तो वहां का था ये एओ ह्यूम। और ये थियोसोफिकल सोसाइटी से जुड़ा हुआ था, इसीलिए वो जो अडियार में हुआ ना थियोसोफिकल सोसाइटी की बैठक, उसमें शामिल था ये। तो थियोसोफिकल सोसाइटी से ये जुड़ा हुआ था। और ये फिर भारतीय प्रशासनिक सेवा जो आईसीएस था ना, इंडियन सिविल सर्विस, उसके जरिए ये जो है भारत आता है और भारत में बड़े बड़े पदों पर ये कार्य करता है। और ये अपने काम में काफी ईमानदार था, तो बहुत जल्दी तरक्की भी पा लेता है। एक बार इसको बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद का भी इसको ऑफर आया था। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब उप गवर्नर, जैसे आज दिल्ली में होता है ना एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, वैसे ही बंगाल का उप गवर्नर होता था। जो वायसराय है वो तो अलग से होता था, वो पूरे देश के लिए होता था। बंगाल के लिए अलग से लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था, बाकी प्रांतों में केवल गवर्नर होता था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद का सृजन कब किया गया था, किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था। मैंने इसको अच्छे से बताया हुआ है। इसके अलावा मैंने इसका एक अलग से वीडियो भी बनाया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है ये वाला चीज। आप लोग खोज के नीचे कमेंट बॉक्स में अभी आंसर करिए। अगर आप लोग आंसर करते हो ना तो आपको वो चीज दिमाग में बैठा रहेगा, तो आंसर जरूर करिएगा। तो इसको जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद का भी ऑफर मिला था, लेकिन उसको इसने ठुकरा दिया। इसके अलावा इसने एक समाचार पत्र है लोकमित्र, जो कि 1859 में प्रकाशित होना शुरू हुआ, तो उसमें इसने काफी सहयोग किया था। किसने? एओ ह्यूम ने। और एओ ह्यूम जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक था, ये 1885 से लेकर के 1906 तक, 1885 से 1906 तक लगातार 22 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का महामंत्री था। तो पूछा जाता है ये भी महामंत्री। अभी कौन है महामंत्री बताइए कमेंट करके, अगर बताना चाहे तो 22 वर्ष तक 1885 से 1906 तक ये जो है कांग्रेस के महामंत्री के पद पर रहा। उसके बाद ये छोड़ देता है। 1912 में इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1912 में। और 1912 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन में एओ ह्यूम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। तो इसको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता भी कहा जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि जो प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था उसमें कौन कौन से प्रस्ताव रखे गए, मतलब क्या क्या मांगे अंग्रेजों के समक्ष रखी गई। तो ये चीज हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। कुल ना 9 प्रस्ताव रखे गए थे। कितने प्रस्ताव रखे गए थे? प्रथम सम्मेलन में 9 प्रस्ताव रखे गए थे। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने प्रस्ताव? 9 प्रस्ताव टोटल 9 प्रस्ताव रखे गए थे। मैं लिखूंगा नहीं सबको क्योंकि लंबा लंबा है, आप लोग सुनते जाइए, मैं एक्सप्लेन भी करता जाऊंगा और आप नोट करते जाइएगा। पहला है, आप लोग नोट करिएगा, भारतीय शासन विधान की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन को नियुक्त किया जाए। मतलब देखिए फिर से सुनिएगा, भारतीय शासन विधान की जांच के लिए एक रॉयल कमीशन को नियुक्त किया जाए। मतलब जो भारत में अंग्रेजों का जो शासन विधान है उसके जांच के लिए एक रॉयल कमीशन, हिंदी में क्या बोलेंगे रॉयल कमीशन को? शाही आयोग। क्या बोलेंगे? शाही आयोग। लिख देता हूं मैं यहां शाही आयोग। तो इसको नियुक्त किया जाए किस लिए? भारतीय शासन विधान की जांच के लिए, कि अंग्रेज यहां किस तरह से शासन कर रहे हैं। तो जो ब्रिटेन का जो शाही परिवार है उसके द्वारा ये स्थापित किया जाए, ऐसा कुछ इनका मांग था। तो ये था इनका पहला मांग, पहला प्रस्ताव। दूसरा है, इंग्लैंड में कार्यरत इंडिया काउंसिल को समाप्त किया जाए। देखो मैंने बताया था कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 जब असफल हो जाता है, अंग्रेज जो है क्रांतिकारियों का पूरी तरह से दमन कर लेते हैं। उसके बाद 1858 का अधिनियम लाया जाता है, महारानी का घोषणा पत्र। उसमें क्या किया गया था? 1858 के अधिनियम में जो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हुआ करते थे, उसको समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर भारत सचिव के पद को सृजित किया गया और भारत सचिव को सहायता करने के लिए एक इंडिया काउंसिल, जिसको क्या बोला जाता है? भारत परिषद। हिंदी में भारत परिषद और अंग्रेजी में इंडिया काउंसिल। ये किसकी सहायता करेगा? तो भारत सचिव की ये सहायता करेगा।
भारत सचिव। इंडिया काउंसिल में कितने सदस्य होते थे? टोटल 15 सदस्य होते थे। तो ये जो इंडिया काउंसिल है, भारत परिषद है, ये भारत सचिव को सहायता देने के लिए गठित किया गया था। ये कहां पर था? इंग्लैंड में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में, प्रथम अधिवेशन में यह प्रस्ताव रखा जाता है कि ये जो भारत परिषद है, भाई भारत के लिए बना है ना, तो इसको इंग्लैंड में बनाने का क्या मतलब है? खत्म करो इसको वहां। तो ये बोला जाता है। तो इसको जो है हटाने या समाप्त करने की बात कही जाती है। तीसरा चीज है, लिखिएगा तीसरा आप लोग, प्रांतीय तथा केंद्रीय व्यवस्थापिका का विस्तार किया जाए, परिषद में मनोनीत सदस्यों के स्थान पर चुने गए प्रतिनिधि सम्मिलित की जाए। तो देखिएगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो पहले उसको देखिएगा, तभी ये चीजें आपको समझ में आएगी। तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत पहली बार यह किया गया कि गवर्नर जनरल, जो कि वायसराय बना दिया गया था, और गवर्नर जनरल के जमाने से ही गवर्नर जनरल का एक परिषद हुआ करता था। 1773 से ही परिषद होता था ना, पहले 4 हुआ, फिर 3 किया गया, फिर 4 हुआ, फिर 1861 में इसको 5 किया गया, और 1861 में ही यह व्यवस्था किया गया कि जो वायसराय है वो अपनी कार्यकारिणी परिषद में 6 से लेकर के 12 सदस्यों को शामिल कर सकता है, मनोनीत कर सकता है, और इन 6 से 12 सदस्यों में भारतीय भी हो सकते हैं। तो ये मनोनीत किए जाने थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में बोला गया कि ये जो कार्यपालिका, जो कार्यकारिणी परिषद, जो कि केंद्रीय व्यवस्थापिका के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि व्यवस्था करना उसका काम था ना, केंद्रीय व्यवस्थापिका थी, तो इस कार्यकारिणी परिषद अथवा केंद्रीय व्यवस्थापिका और जो प्रांतीय व्यवस्थापिका थी, प्रांतों में भी ये चीज व्यवस्था किया गया था कि जो प्रांतीय गवर्नर हैं वो अपने परिषदों में भारतीयों को नियुक्त करे, मनोनीत करे, ये चीज किया गया था। तो ये किया गया कि इसमें विस्तार किया जाए, जो 6 से 12 सदस्य नियुक्त करते हैं, मनोनीत करते हैं, तो उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, ये बोला गया। दूसरा चीज ये बोला गया कि आप जिन सदस्यों को मनोनीत कर रहे हो उनको मनोनीत मत करो, उनको जो है चुनो, वोट दे करके उसको हम लोग चुनेंगे और भेजेंगे, इस तरह से बोला गया। तो ये तीसरा चीज था, तीसरा प्रस्ताव था। ये अच्छा चीज था, सारे वैसे अच्छे अच्छे पॉइंट है। उसके बाद चौथा है, ये भी बड़ा अच्छा है, इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा भारत व इंग्लैंड दोनों स्थानों पर करवाया जाए, और इसके साथ ही उम्र की अधिकतम सीमा 19 से बढ़ाकर 21 कर दी जाए। तो देखिएगा भारतीय सिविल सर्विस परीक्षा, जिसको क्या बोला जाता है? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा। तो ये जो परीक्षा है, इसके जरिए भारत के जो बड़े बड़े पद थे ना उस समय, जैसे कलेक्टर लेवल के जो पद हो गए, तो वो जो है इसी परीक्षा के द्वारा भरे जाते थे। और इसमें यह भी अधिकार दिया गया था कि भारतीय लोग भी इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं और बड़े बड़े पद को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन भाई समस्या ये थी कि ये जो परीक्षा है ये इंग्लैंड में होती थी, और उस समय किसी भी भारतीय के लिए इंग्लैंड जाना बड़ी मुश्किलों का काम होता था। खुद महात्मा गांधी जब वो इंग्लैंड जा रहे थे ना, तो उनको उनके जाति से बाहर कर दिया गया कि भैया तुम जो है समुद्र पार कर रहे हो, तुमको हम अपनी जाति में नहीं रखेंगे। तो महात्मा गांधी को जब ये चीज वो करना पड़ा, तो बाकी लोगों के साथ तो और भी घटित हुई होगी, क्योंकि महात्मा गांधी तो आगे चल करके बड़े वो हो गए ना, फेमस हो गए, तो हमको पता चला कि उनके साथ ये चीज हुआ था। लेकिन जो नॉर्मल लोग थे, जो उस समय विलायत जाते रहे होंगे, तो उनके साथ भी तो ये चीजें होती रही होंगी। अब उनके बारे में तो कोई लिखेगा नहीं, सामान्य व्यक्तियों के बारे में। तो आईसीएस की परीक्षा इंग्लैंड जाकर के देना पड़ता था, बड़ा दिक्कत होता था। अगर व्यक्ति काबिल भी है, लेकिन कहां जाना पड़ेगा? इंग्लैंड जाना पड़ेगा। भाई वहां जाना ही एक बात नहीं है, मतलब वहां पहुंचना ही कोई बहुत बड़ी मतलब वहां पहुंचना तो बड़ी बात थी, साथ ही साथ वहां रहने खाने पीने का खर्च भी तो होना है ना भाई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में बोला गया कि भाई इस परीक्षा के द्वारा हमारे भारत के अधिकारियों को नियुक्त किया जा रहा है, तो ये जो परीक्षा है भारत में भी करवाइए और इंग्लैंड में भी करवाइए, ये बोला गया। दूसरा चीज बोला गया कि जो इसकी जो आयु है, देखो लॉर्ड लिटन, उसने क्या किया था? आयु ना 19 वर्ष कर दिया था। लॉर्ड लिटन जो भारत का वायसराय था ना, लॉर्ड लिटन, पढ़ा है हम लोगों ने 1876 से 1880। तो उसने क्या किया? आईसीएस की परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु को 19 वर्ष कर दिया। मतलब 19 वर्ष से कोई अधिक आयु का बच्चा इसमें भाग नहीं ले सकता। तो इन्होंने बोला कि इसको आप लोग बढ़ाओ, 23 वर्ष करो। कितना वर्ष करो? 23 वर्ष करो। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। ये चौथा पॉइंट है।
पांचवा प्रस्ताव है सैन्य व्यय में कटौती। सैन्य व्यय में कटौती, पांचवा क्या बोला गया? सैन्य व्यय में कटौती। देखो क्या था कि जो अंग्रेज थे ना 1885 में इन्होंने बर्मा को जीत करके ब्रिटिश भारत में मिला लिया। तो उस समय इनके पास बहुत बड़ी सेना थी और ये सेना आत्मरक्षा के लिए न हो करके बाह्य आक्रमणों के लिए थी। क्योंकि देखो अंग्रेज जो है ना कभी बर्मा पर आक्रमण करते थे, उसके बाद करजन, आगे करजन आएगा ना तो वो कहां, तिब्बत चला जाएगा, चीन उस तरफ आक्रमण कर देगा। बाद में फिर अफगानों के साथ भी ये लोग की लड़ाई होती है। तो ये जो सेना है काफी बड़ी सेना थी, इसको कम करो। बाकी अपनी सुरक्षा के लिए रहे, लेकिन जो आक्रमण कर रहे हो आप उस सेना को कम करो। तो सैन्य व्यय में कम करने की बात कही गई, ताकि सैन्य व्यय में कम हो तो वो पैसा बचे तो उसको दूसरे कामों में लगाया जा सकता है। अगला है छठवां, इंग्लैंड से आयात किए गए कपड़ों पर पुनः आयात कर लगाया जाए। हम लोगों ने पढ़ा था ना पिछले वाले वीडियोस में कि जो इंग्लैंड से जो सूती वस्त्र बन करके आता था वहां के कारखानों से, तो उसमें किसी प्रकार का कोई आयात कर नहीं लगता था। वो जो है फ्री में भारत में आता था, उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता था। तो वो जो है फ्री में भारत में आता था। फ्री में मतलब पैसे लगते थे ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता था, जिस कारण से वो काफी सस्ते में भारत में पहुंच जाता था और काफी सस्ते में भारत में बिकता था। तो इससे क्या हुआ कि जो भी बचे कुचे भारतीय शिल्पकार थे, दस्तकार थे, जो कपड़ा वगैरह तैयार करते थे, वो लोग बेकार होते चले गए और भारतीय बाजार जो है विदेशी माल से भरने लगा, पटने लगा। तो इस चीज को रोकने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहल किया। पहले ही अधिवेशन में बोला कि भाई जो विदेशी वस्त्र आ रहा है, बाहर से जो सामान आ रहा है इंग्लैंड से, उस पे पुनः आयात कर लगाया जाए। देखिएगा जो पीछे हम लोगों ने जो पढ़ा ना, लॉर्ड लिटन को, लॉर्ड मेयो को, तो उनके समय में जो गलतियां हुई थी, उन्होंने जो कांड किए थे ना, उसको ये लोग सुधारने की बात कर रहे हैं। ये जो सिविल सर्विस परीक्षा, इसमें जो आयु वाला मामला है, चाहे ये आयात कर वाला मामला हो या फिर ये भारत परिषद हो गया, ये सब चीज तो ध्यान रखिएगा आप लोग ना। अगर इसको देख रहे हो तो इससे पहले वाले वीडियोस देख लिया है, तभी सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होंगी। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट देखते हैं, सातवां, बर्मा जिस पर अधिकार कर लेने की आलोचना की गई को अलग किया जाए। तो देखिएगा 1885 में बर्मा को अंग्रेजों ने जीत लिया था और भारत में मिला लिया था। इसकी भारतीयों ने काफी आलोचना की थी। तो अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि आप जो है बर्मा को अलग करो, मतलब कि ब्रिटिश भारत से अलग करो। उसमें भी बर्मा में भी अंग्रेजों का ही राज रहेगा, लेकिन उसका जो प्रशासन है वो भारत से अलग होना चाहिए, ये मांग करी गई। तो जो बर्मा है वो 1935 तक भारत के ही साथ रहेगा, 1885 से 1935 तक। उसके बाद अगला है आठवां पॉइंट, समस्त प्रस्तावों को सभी प्रदेशों के सभी राजनीतिक संस्थाओं को भेजा जाए जिससे वे इसके क्रियान्वयन की मांग कर सके। तो ये जितने भी प्रस्ताव रखे गए, इन प्रस्तावों को सभी प्रांतों के सभी राजनीतिक संगठनों के पास पहुंचा दिया जाए, ताकि वो लोग भी जो है अपने अपने स्तर पर इसकी मांग कर सके। तो ये बोला जाता है। इसके बाद नौवां है, कांग्रेस का अगला अधिवेशन कलकत्ता में आयोजित होगा। तो ये 9 प्रस्ताव, तो ये आप लोगों को याद रखना है। 8वां और 9वां काफी सरल है, बाकी इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो ये 9 प्रस्ताव जो है प्रथम अधिवेशन के तहत रखा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग अगला चीज देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और इसके संबंध में कुछ लोगों ने कुछ वक्तव्य कहा है, मतलब कुछ बातें बोली है जो अक्सर पूछा जाता है। जैसे कि लाला लाजपत राय ने बोला है कि कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना लॉर्ड डफरिन के दिमाग की, जो उस समय माहौल तैयार हो गया था, क्योंकि भारतीय जो है एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की आवश्यकता को महसूस कर रहे थे और लॉर्ड डफरिन इस चीज से भली भांति परिचित था। तो उसने जो है इस चीज को प्रश्रय दिया, हवा दिया, इस काम में उसने बाधा उत्पन्न नहीं किया, जो हो रहा है उसको होने दिया। क्योंकि इस तरह का कोई भी संगठन स्थापित होगा तो लोग जो है उसी के द्वारा कुछ भी करेंगे, और वो किसी संगठन के द्वारा कुछ करेंगे तो इस बात की जानकारी सरकार को चल जाएगी कि वो जो है क्या करने वाले हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये लोग प्रस्ताव रखे ना, इसी टाइप से। अब हम लोग देख लेते हैं किसने क्या कहा। तो लाला लाजपत राय ने तो बोला भाई कि ये डफरिन के दिमाग की उपज है।
अच्छा, डफरिन ने क्या बोला, लॉर्ड डफरिन, वायसराय लॉर्ड डफरिन। तो वायसराय लॉर्ड डफरिन ने बोला, यह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो वायसराय लॉर्ड डफरिन ने बोला कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है यह उस अल्पसंख्यक जनता का नेतृत्व करता है जिनकी संख्या बहुत कम है। और ये बात बिल्कुल भी सही है। शुरुआत में आप लोग देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सदस्य संख्या थी वो मात्र 72 थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते जाता है। शुरुआत में तो कोई भी चीज छोटी होती है, लेकिन शुरू में ना अधिकतर जो पढ़े लिखे लोग थे, जो बुद्धिजीवी लोग थे, जो शिक्षित लोग थे, वही लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ रहे थे। जो कम पढ़े लिखे लोग थे, जो अनपढ़ लोग थे, जो गांव के लोग थे, जो किसान लोग थे, वो इसके साथ जुड़ नहीं पाते हैं। आगे चल करके जब भारत में स्वदेशी आंदोलन होता है ना 1905 के बाद, उसके बाद थोड़ा सा कांग्रेस लोकप्रिय होना शुरू होता है। लेकिन जब महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आता है ना, तो उसके बाद तो भाई क्या गरीब क्या अमीर सब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ना शुरू कर देते हैं। देखो, एक संगठन ना उसमें कोई बंधन नहीं होना चाहिए, मतलब जो देश के लिए काम करेगा, सबके लिए काम करेगा, भाई उसमें सब सदस्य हो ना, खाली पढ़े लिखे लोग हों ऐसा नहीं चलेगा ना। तो शुरुआत में खाली पढ़े लिखे लोग इसके सदस्य हुआ करते थे। तो डफरिन का ये कहना था। उसके बाद देखिएगा लॉर्ड कर्जन जो कि बंगाल विभाजन किया था 1905 में, तो इसने क्या बोला था, क्योंकि 1905 तक ना कांग्रेस की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि जो कांग्रेस के जो शुरुआती नेता थे वो काफी उदारवादी नेता थे। अच्छा, कांग्रेस का जो दौर है ना उसको 3 भागों में बांटा गया है, जो मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण जो कि इसी कांग्रेस के साथ चलते चलते हैं। जो पहला है 1885 से लेके 1905 तक का जो काल है उसको उदारवाद का काल बोला जाता है। और इस काल में, इस 20 वर्ष के समय में, 20 वर्ष ना 1885 से 1905, हाँ 20 से 21 वर्ष, तो इस बीच ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादी नेताओं के हाथ में था। और ये जो नेता थे ना उग्र विचारों के खिलाफ थे। ये लोग बिल्कुल उदार तरीके अपनाना चाहते थे। कैसा कि अंग्रेजों से अगर अपनी कोई मांगे मनवानी है तो अंग्रेजों के कार्यालय में जाओ, वायसराय के पास जाओ, हाथ जोड़ो कि अनुनय करो, विनय करो, हे महोदय हमारी मांग स्वीकार करो, इस टाइप से पत्र लिखो, आवेदन पत्र लिखो, इस टाइप से। ये लोग जो है आंदोलन हड़ताल इन सब चीजों में रुचि नहीं रखते थे। तो 1905 मतलब कर्जन के आते आते तक ना, कर्जन जब भारत का वायसराय बन करके आया तब तक कांग्रेस के जो उदारवादी दल के जो नेता थे, जिनका वर्चस्व था, तो थोड़ा सा अलोकप्रिय हो रहा था। जो उग्रवादी नेता थे, जो थोड़े से उग्र विचारों वाले नेता थे, वो कांग्रेस का काफी विरोध कर रहे थे, मतलब कांग्रेस के खिलाफ काफी कुछ बोल रहे थे। तो इससे कर्जन को लगता है कि भाई अब जो है कांग्रेस का दिन खत्म होने वाला है। तो कर्जन ने एक बात बोली थी कि कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रहा है। एक बार फिर से सुनिएगा, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी एक सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद करूं। तो देखो कर्जन क्या बोल रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है और मैं भारत में रहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को शांतिपूर्वक मरने में सहायता करना चाहता हूं। तो ये किसने बोला था? कर्जन ने बोला था, क्योंकि जो कांग्रेस है वो उदारवादियों के हाथों में था और उग्र दल के जो नेता थे वो कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अलोकप्रिय हो रहा था, लेकिन फिर ना स्वदेशी आंदोलन के समय में फिर ये लोकप्रिय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि 1905 के बाद कांग्रेस का नेतृत्व उग्र विचार वाले नेताओं के हाथ में चला जाता है। तो ये था कर्जन का विचार। उसके बाद देखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी कौन थे भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी आप लोग कमेंट में बताइएगा, जरूर बताइएगा। आप लोग बताओगे, लिखोगे तो आपके दिमाग में वो चीज छप जाएगा। तो देखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोला कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। क्या बोला बंकिम चंद्र चटर्जी ने? कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, मतलब ये लोग जो हैं पद पाना चाहते हैं, ये बोला बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला नाम है तिलक, बाल गंगाधर तिलक, जो कि उग्र विचार वाले नेता थे, उग्र दल के नेता थे।
तो इन्होंने बोला कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। देखिएगा क्या है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह के 28 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक भारत के किसी भी स्थान में सम्मेलन आयोजित करते थे। जैसे कि प्रथम अधिवेशन में जो 9 प्रस्ताव पारित किए गए थे, उसमें जो 9वां पॉइंट था कि अगला अधिवेशन कलकत्ता में होगा, मतलब कलकत्ता में हम लोग 3 दिन के लिए फिर से मिलेंगे और साल भर कुछ नहीं। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला कि भाई अगर हम लोग वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर करेंगे तो हमको कुछ नहीं मिलने वाला। मेंढक भी वैसे ही होता है ना, जब बारिश का मौसम होता है तब टर टर करना शुरू करता है, तो वैसे ही इन्होंने बोला कि हम लोग साल में एक बार मिलके क्या कर लेंगे, क्या ही पालेंगे। ये जो है बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था। लेकिन 1905 के बाद जब कांग्रेस का नेतृत्व उदारवादी नेताओं के हाथ से उग्र विचार वाले नेताओं के हाथ में आता है ना, तो फिर जो तिलक जैसे जो नेता थे ना कि जो आंदोलन, हड़ताल, इस टाइप की चीजों पर विश्वास करते थे, तब फिर उस तरफ जो है कांग्रेस चला जाता है। हम लोग देखेंगे उन सब चीजों को भी। उसके बाद देखिएगा अगला नाम है अश्विनी कुमार दत्त। अश्विनी कुमार दत्त, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बड़ा मजेदार चीज बोला। इनका नाम मैं नोट करवा देता हूं, अश्विनी कुमार दत्त। क्या बोला, 3 दिनों का तमाशा, 3 दिनों का तमाशा। क्योंकि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो बैठक है वर्ष में एक बार 3 दिन के लिए होता है, तो अश्विनी कुमार दत्त ने बोला कि भैया ये तो 3 दिनों का तमाशा है। शुरुआत में अब कोई भी चीज आप शुरू करोगे तो थोड़ा शुरू में इस टाइप की चीजें आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगला नाम है विपिन चंद्र पाल। विपिन चंद्र पाल, क्या बोला इन्होंने, याचना संस्था। विपिन चंद्र पाल, याचना संस्था, विपिन चंद्र पाल, याचना संस्था। याचना संस्था का क्या मतलब होता है, भीख मांगने वाली संस्था, याचना करना। चूंकि जो शुरुआत के जो उदारवादी नेता थे जिनका कांग्रेस में वर्चस्व था, इनका वही वाला था हाथ जोड़ के काम करना एकदम उदार तरीके से, तो विपिन चंद्र पाल ने इसीलिए बोला कि भैया ये तो याचना संस्था है। उसके बाद देखिएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय, उन्होंने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कांग्रेस के संबंध में लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का मुख्य कारण यह था कि इसके संस्थापकों की उत्कंठा ब्रिटिश साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाने की थी। मतलब इनका कहना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई है, ये उस समय के जो ब्रिटिश सरकार थी, मतलब जो वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, वो जो है अपने साम्राज्य को छिन्न भिन्न होने से बचाना चाहते थे। मैंने बताया ना कि जो डफरिन के मन में ये था कि भारतीय लोग जो है कोई बड़ा विद्रोह न कर बैठे, तो उनको एक तरह से गुमराह करने के लिए या फिर उनको शांत करने के लिए, उनको मनाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे किसी संगठन की स्थापना कर दी जाए। जैसे कि बच्चा वो किसी बड़े खिलौनों के लिए रोता है ना, मुझे वो चाहिए, तो मम्मी क्या करती है, उसको कोई छोटा मोटा खिलौना देकर के उसको चुप कराने की कोशिश करती है। तो ठीक यही जो है उस समय में भारतीयों के साथ किया गया। और लेकिन आगे चल करके भारतीयों ने इसका काफी फायदा उठाया। देखो शुरुआत में तो थोड़ा सा ढुलमुल रवैया था इस चीज का कांग्रेस का, लेकिन जो 9 प्रस्ताव मैंने बताया ना, उसमें जो मांगे थी ना वो भी अच्छी अच्छी मांगे थी। लेकिन उन मांगों को मनवाने के लिए जो शुरू के नेता थे वो क्या करते थे, हाथ जोड़ते थे, आवेदन पत्र लिखते थे, स्मरण पत्र लिखते थे अंग्रेजों को। कोई बड़ा आंदोलन नहीं, कोई हड़ताल नहीं, कोई रैली नहीं, कुछ नहीं, बस अनुनय विनय करना, ये इनका काम था। तो डफरिन क्या चाहता था, एक सेफ्टी वॉल चाहता था ताकि वो जो है बड़े विद्रोह को रोक सके, और ये इसमें सफल भी हुआ। सेफ्टी वॉल, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, सेफ्टी वॉल जो होता है ना, सेफ्टी वॉल, तो एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने उस समय अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वॉल का काम किया था। और इसमें शुरू में वो थोड़े से सफल होते हुए भी दिखे थे, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ लोग जुड़ करके अपनी समस्याओं को रखेंगे और कांग्रेस के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और करजन ने जैसा बोला कि भाई मैं तो इसके मौत का इंतजार कर रहा हूं, मैं इसका मौत देख करके जाऊंगा, इसके मरने में सहायता भी करूंगा, ये करजन ने बोला था। लेकिन अंग्रेजों को यह पता नहीं था कि शुरू में भारतीयों ने अंग्रेजों ने जैसा सोचा था उसी तरह चल रहा था। लेकिन बाद में जो कुछ उग्र दल के नेता थे, उग्र विचार के नेता थे, जब उनके
उनके हाथ में कांग्रेस का नेतृत्व आया तो बाजी पलट गई। जो करजन कांग्रेस के मौत का तमाशा देखना चाहता था वो देखता रह गया। तो ये चीज है। अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ये जो उदारवादी दल था ना। अच्छा, नेताओं के नाम मैंने नहीं बताया ना, मतलब प्रथम अधिवेशन में कौन कौन से नेता शामिल हुए। तो एक नाम याद रखना है आप लोगों को, एओ ह्यूम, एलन ऑक्टोवियन हुम। उसके बाद व्योमेश चंद्र बनर्जी जिन्होंने अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी का नाम याद रखेंगे। फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, केटी तैलंग, वी राघवाचार्य, एन जी चंद्रावरकर, उसके बाद एस सुब्रमण्यम। ये लोग जो है उदारवाद, ये मतलब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सम्मिलित हुए थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी वो इसमें शामिल नहीं हुए थे, लेकिन वो संस्थापक सदस्यों में से अवश्य थे, लेकिन शामिल नहीं हो पाए। तो इन नेताओं का नाम आप लोग याद रखिएगा। अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे 1885 से लेकर के 1905 तक, जिसको कांग्रेस का उदारवाद का काल बोला जाता है, कांग्रेस के उदारवाद का काल। तो इसमें ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे, इन्होंने क्या कुछ हासिल किया और किस तरह से इनकी आलोचना हुई, और ऐसा क्या कारण हुआ कि लॉर्ड कर्जन को यह बोलना पड़ा कि मैं तो भाई इसके मृत्यु का तमाशा देखना चाहता हूं। तो ये सब कुछ जो है हम लोग अगले वाले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा, जितना हो सके इसको शेयर करिएगा, और आपके मन में जो भी डाउट हो, जो भी सुझाव हो, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।